हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियोग्राफी पार्ट 2 का। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि सबसे पहले तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियोस को देखिए, फिर आप वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कॉलर एलाइट्स के वीडियोस जो कि जियोग्राफी के ऊपर है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे भारत का भूगोल भाग 2। ठीक है, भाग 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो पार्ट 1 जो है आप लोग देख लें उसको, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, ना ये स्पेशली पीएससी के लिए है, ना स्पेशली रेलवे के लिए है, ये हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं इसमें जो है और इसमें जो है मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो है हर एग्ज़ाम के लिए है, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये है। हर एग्ज़ाम में भूगोल पूछा जाता है, तो ये मैं डिटेल पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर एग्ज़ाम को ये कवर कर ले। और कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि सर साइंस के वीडियोस, तो जल्द ही आपको साइंस के डिटेल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए, तो देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक है हमारा भारत का भौगोलिक स्वरूप। ठीक, भारत का भौगोलिक स्वरूप आज हम पढ़ेंगे कि भौगोलिक स्थिति कैसी है भारत की। तो बात करते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। यानी कि अगर उच्च पर्वत श्रेणियों की बात करें, ठीक है, उच्च पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करते हैं तो उच्च पर्वत श्रेणी जो है कितनी है? 10.7% भाग पर जो है उच्च पर्वत श्रेणी है। और जिनकी ऊंचाई की बात करें तो यह समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई अगर बात करते हैं तो समुद्र तल से उनकी ऊंचाई है 2135 मीटर या उससे अधिक। ठीक है, अब कुछ भागों पर मैदान भी होंगे, पठार है तो मैदान तो होंगे ही होंगे, तो कुछ भागों पे मैदान भी है हमारे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब जो मेन पॉइंट है, पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझिएगा कि भौगोलिक रचना तथा धरातल के अनुसार, भौगोलिक रचना लिखते जाइए पॉइंट बना के, कि भौगोलिक रचना तथा धरातल के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से है वो 5 भाग देख लेते हैं। पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय मैदान। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा है आपका विशाल मैदान, जो बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं वो विशाल मैदान। तीसरा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो है आपके प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा है हमारे पास मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि जो रेगिस्तान वगैरह है, तो मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक, मरुस्थलीय प्रदेश। और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। पांचवा क्या हो जाएगा? समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो ये कितने 5 भाग हो गए जो कि हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है 5 भागों में। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान।
ठीक है, समुद्र तटीय मैदान, ये 5 भाग हो गए। अब इसी के अंतर्गत हम जो है पूरा ये आज का टॉपिक कवर कर लेंगे। तो बात करेंगे हम सबसे पहले अपने हिमालय से, ठीक है, हिमालय से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिमालय के बारे में, क्योंकि ये उत्तरी पर्वत के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो हिमालय की बात करते हैं क्योंकि हिमालय का बहुत बड़ा रोल है हमारे जियोग्राफी में। तो हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ पे आज हिमालय है, जैसे जो कि मान लीजिए हमारा हिमालय पर्वत है, तो उनके अनुसार क्या है कि जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले एक टिथिस सागर या टेथिस सागर हुआ करता था, यानी कि समुद्र हुआ करता था। सागर यानी कि एक यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, ठीक है, स्टोरी सुनिएगा, समुद्र हुआ करता था। तो अब क्या हुआ कि जब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया है ना, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया, जो किसके द्वारा दिया गया था, हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। लिख देता हूं मैं, प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत आया था, थ्योरी आई थी, वो दिया था हैरी हेस ने। किसने दिया था, हैरी हेस। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, प्लेट में हम हरी हरी सब्जियां रख के खाते हैं, तो हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स बोल सकते हैं आप इसको। तो सिद्धांत दिया हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई जब प्लेट जो थी, एक अंगारा लैंड जो मैंने बताया हुआ था, रूस और चाइना को कवर करता है, और हम जो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो जब ये दोनों प्लेट टकराए तो सागर जो है, पता नहीं क्या हुआ, सागर जो है सूख गया। अब सागर सूखा तो सूखा, लेकिन जब प्लेट ये अंगारा लैंड गोंडवाना के ऊपर चढ़ गई प्लेट, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी बन गई, जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले गहरा था, लेकिन ये जैसे अंगारा प्लेट और ये गोंडवाना प्लेट, तो ये दोनों जब टकराई ना, तो यहाँ पे ये आपका हिमालय का निर्माण हो गया, और निरंतर इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती ही जा रही है। अभी जो इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर हो गई है। इसके पहले पुरानी बुक में आप देखोगे तो 8848 मीटर मिलेगी। लगभग हर साल ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये प्लेट विवर्तनी के कारण हो रहा है, जो कि हैरी हेस ने बताया था। तो अब हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत जो है उसकी श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। तो कैसा हो गया कि जो हिमालय का है, जैसे ये है, अगर हम बात करते हैं ये हमारा इंडिया, तो तिब्बत यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है, अवतल हो गया है। और उत्तरी बात करें तो यहाँ पे उत्तल हो गया। यही बोल रहा है कि यहाँ पे उत्तल हो गया है, उत्तल दर्पण की तरह, और यहाँ पे यानी कि तिब्बत लिहाजा, ठीक है, तिब्बत की तरफ अवतल हो गया है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये हो गया है, ठीक है। अब जो है हिमालय की हमने इतनी बात करी, अब इसको कुछ पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है कि उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। 4 श्रेणियों में उसको बांटा गया है। तो 4 कौन कौन सी श्रेणियां हैं देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो पहला जो है, पहली श्रेणी की बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र या ट्रांस हिमालयन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक, ये हो गया पहला। इसके अंदर की डिटेल ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों को लाइन से आपको बताते जाएंगे। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी भी आती है, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती है। तो लिख देता हूँ कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। तो काराकोरम, देखिए काराकोरम एक दर्रा भी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। उसके बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, केटू श्रेणी भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो डैश डैश एक्सेट्रा में, ठीक है, केटू श्रेणी भी आती है। अब जो आईएमपी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पॉइंट बना के इसके अंदर लिखते जाइए। केटू या गॉडविन है ना, केटू या उसको क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टेज, गॉडविन ऑस्टेज। तो इसकी अगर लेटेस्ट लंबाई की जो बात करें 8611, ये है 8611। और ये कहाँ पे है, यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी।
काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है हमारे भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हमारे भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी। ठीक है, पहले में हो गया ये, बस यही इंपॉर्टेंट है इसका, ये वेरी IMP हो गया। ठीक, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो जिसके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे तो बुक में पूरी डिटेल लिखी है, आप पढ़ सकते हैं हिमालय के ऊपर। चलिए, दूसरा जो टाइप था, मैंने क्या बताया था कि हिमालय को कितने 4 भागों में बांटा गया है। तो दूसरी पर्वत श्रेणी जो है उसको देखते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री। या तो हम उसको हिमाद्री पढ़ सकते हैं, ठीक है, या उसको बृहद, ठीक है, बृहद हिमालय, ये हो गया आपका दूसरी श्रेणी। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, तो इसीलिए इसको बृहद हिमालय बोला जाता है। तो यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, चोटी नहीं है, सबसे ऊंचा भाग बोल सकते हो आप, है ना, सबसे ऊंची श्रेणी बोल सकते हो, श्रेणी है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक, श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 6000 मीटर है। तो एवरेज जो है, एवरेज ऊंचाई या हाइट जो है वो कितनी है, 6000 मीटर। पॉइंट हो गया आपका। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, जो कि 8850 है, कहाँ पे है, नेपाल में, नेपाल में, वो इसी मतलब जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो किस श्रेणी में आती है, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आएगी, इसी श्रेणी में आपकी आएगी। अब इसके अंदर जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन कौन से पर्वत और आते हैं। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो भी आपका यहीं पे मिलने वाला है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, पूछ लेता है कि नंगा पर्वत कहाँ है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हिमालय पे जाते हैं लोग, अदरवाइज मत लीजिएगा, तो वो बिना कपड़े के जाते हैं, नग्न अवस्था में, ये साधु महात्मा लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। तो नंगा पर्वत भी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आएगा आपका। और उसके बाद बात करते हैं, नंदा देवी भी आपका इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। तो नंदा देवी भी इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ठीक है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण शिखर जो होंगे वो आपके आ जाएंगे। तो ये कुछ IMP चीज़ें थी जो बृहद हिमालय के अंदर हमने देखी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा जो होगा, ठीक है, तीसरा क्या होगा, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। तो इसको अपन लिख सकते हैं मध्य हिमालय, या बोल सकते हैं लघु हिमालय। ठीक है, मध्य या लघु या हिमाचल श्रेणी बस बोल सकते हैं इसको, तो हिमाचल श्रेणी हो जाएगी। ये तीसरे नंबर का है। इसके अंदर की चीज़ें देख लेते हैं। तो इस श्रेणी में जो जितने भी ये दर्रे होते हैं, देखिए एक दर्रा पहाड़ ही होता है एक तरीके का, जो दो पहाड़ों के बीच से रास्ता जाता है, इसको हम दर्रा कहते हैं, पासेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाम आपको मिलेंगे लगभग मिलते हुए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, पीर पंजाल आएगा, धौलाधार आएगा। ठीक, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, पीर पंजाल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके किसमें, आर्मी के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है या दर्रा है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है, और यही 4 ऑप्शन थे। तो इसका आंसर था लघु हिमालय। तो पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल हो गया आपका, धौलाधार हो गया, धौलाधार, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी। ठीक है, ऐसी कई श्रेणियां हैं। अब लघु हिमालय की बात करते हैं तो अधिकतर जो है ये कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है, कुल्लू, ठीक है, कांगड़ा घाटियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और मोस्ट IMP अब इसी के अंतर्गत जो आपका है क्या, गुलमर्ग और सोनमर्ग, वो आपको इसी श्रेणी के अंतर्गत मिलेंगे। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग,
ठीक, याद रखिएगा गुलमर्ग और सोनमर्ग आपको इसी श्रेणी के अंतर्गत मिलने वाले हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि सभी जो है लघु हिमालय के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल्लू, मनाली, शिमला, ठीक है, और जो भी हैं दार्जिलिंग, जहाँ की चाय बहुत अच्छी है, ठीक है। दार्जिलिंग यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ की चाय जो है क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, यहाँ की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहती है। तो दार्जिलिंग, ये सब जो है आपके लघु हिमालय के अंतर्गत हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं चौथा, जो आखिरी हमारा हिमालय का पार्ट है, चौथा पार्ट है जिसको हम शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं या वाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो शिवालिक श्रेणी या क्या बोल सकते हैं, वाह्य हिमालय, ठीक, शिवालिक या वाह्य हिमालय इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यह हिमालय का नवीनतम भाग है, यानी कि नवीनतम भाग है, यानी कि ये नया भाग है हिमालय का आपका। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये शिवालिक हो गया और लघु यानी थर्ड नंबर वाला, इनके बीच में जो है कई घाटी, देखिए ये थर्ड नंबर का होगा और ये फोर्थ का होगा, तो इसके बीच में जो है कई घाटियाँ मिलने वाली हैं। तो वो घाटियों के हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मिलेगा आपको काठमांडू घाटी, ठीक है, दून जिसे हम पश्चिम, ठीक है, इन्हें हम दून या द्वार भी कहते हैं, तो इसे काठमांडू घाटी भी लिख लीजिए, काठमांडू घाटी, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक, काठमांडू घाटी हो गया जिसको हम द्वार भी कहते हैं। और भी इसके अंतर्गत हरिद्वार, ठीक है, तराई, देहरादून सब जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, पर्वत श्रेणी की बात चल रही है, यहाँ पे आप उसको नहीं लाइएगा कि उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में है और दिल्ली में है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे पर्वत श्रेणी की बात आ रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक चीज़ और बताते हैं, जो हमने देखा था, एक जो लघु हिमालय देखा था और बृहद हिमालय देखा था। तो बृहद हिमालय दूसरा वाला था और लघु हिमालय तीसरा वाला था। तो ये हो गया बृहद और लघु जो है आपका तीसरा था। तो इनके बीच में एक मोस्ट IMP चीज़ है कि क्वेश्चन आता है कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है। तो इनको जो अलग करता है वो करता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, लिख लीजिए मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये जो है आपका मोस्ट IMP क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चनों में से एक है। तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इनको कौन अलग करता है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है वो है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है ना, यानी कि तीसरा और चौथा, और इसको अब कौन अलग करता है। तो इसको भी कोई ना कोई तो अलग कर रहा होगा। तो इसको जो अलग कर रहा है वो कर रहा है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन, ठीक है, लिखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये जो है इसको आपको अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका। तो ये हमने हिमालय का देख लिया, ठीक है। अब देखिए प्रादेशिक हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन भी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख के देखिए। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन लिख लीजिए, विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन जो होगा वो कुछ इस टाइप से किया गया है। पंजाब हिमालय, ठीक, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये आपके चार हैं, ठीक। इसको भी हमने चार भागों में विभाजित किया है। तो
जैसे कि इसकी अगर हम बात कर लेते हैं लंबाई की, तो ये लगभग 560 किलोमीटर के आसपास है। ये 310 किलोमीटर के आसपास है। ये 798 किलोमीटर के आसपास है और ये 715 किलोमीटर के आसपास इनका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कई नदियाँ भी हैं इनके बीच में, जैसे यहाँ पे सिंधु सतलज नदी आएगी, सिंधु सतलज, ठीक, इस टाइप से नदियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हमने हिमालय को अभी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब हम और कुछ पहाड़ की ही बात चल रही है, तो अरावली पर्वत श्रेणी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसको पॉइंट बना के लिखिए कि अब अरावली पर्वत श्रेणी, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि कहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी क्वेश्चन आता है, तो आंसर होगा राजस्थान। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान राज्य में आपकी स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, इसका पहला पॉइंट, यह जो है सबसे पुरानी, तो क्वेश्चन बनेगा सबसे पुरानी चट्टानों से कौन बना है, तो सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बना है। कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी। इस पहाड़ी की बात करते हैं तो यहीं पे आपको माउंट आबू भी मिलेगा, आपको माउंट आबू की चोटी, माउंट आबू चोटी यहीं मिलेगा, जिसके गुरु शिखर जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है आपकी यहाँ की। ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 17-20 मीटर के आसपास है, आगे पीछे 1-2 मीटर हो सकता है, तो लगभग 1720 मीटर है। अरावली पर्वत की और बात करें तो अरावली पर्वत जो है पश्चिम की ओर माही एवं लूलैंड, मतलब अरावली जो पर्वत है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया, तो यहाँ से कहीं से अरावली पर्वत है, राजस्थान के आसपास है ना, तो अरावली पर्वत के पश्चिम से, यानी कि इधर से जो है पश्चिम से माही और लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। माही और लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। अब लूनी नदी का एक फैक्ट है कि ये जो है भाई रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है, यानी कि ये गायब हो जाती है, रन ऑफ कच्छ यानी, तो रन ऑफ कच्छ में लूनी नदी जो है आपकी मालवा का पठार आ जाएगा, है ना। बात करते हैं जैसे मालवा का पठार, अरावली के बाद मालवा का पठार, जो कि आपको पता है एमपी के अंदर है, एमपी के डिटेल पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यह कहाँ पे है मालवा का पठार, एमपी और जो है छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी को कवर करता है। यहाँ पर यह जो है ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है, यानी कि जो ये है जो है ज्वालामुखी जो होते हैं आपके, ज्वालामुखी से जो निर्मित चट्टानें होती हैं वो है आपकी मालवा की पठार। इससे चंबल और बेतवा नदी जो है निकलती है, चंबल और बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आईएमपी थे। चलिए और हम बात कर लेते हैं भौगोलिक संरचना के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत हो गया, या विंध्याचल का पठार उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है ना। विंध्याचल का पठार जो कहाँ आता है, यूपी, ठीक है, झारखंड, ठीक, झारखंड के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी ये आपका आता है। ये परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है, यानी कि कैसा है, एक परत थी धूल की, फिर परत 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 जमते 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 बहुत ऊंचाई हो गई, तो ये क्या बन गया, पर्वत बन गया। तो ये जो है परतदार चट्टान है, इसको बोलते हैं हम परतदार चट्टान। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सी पर्वत, मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसमें जहाँ पे अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का भी उद्गम हुआ है। तो ये सब आप एमपी के डिटेल में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि अमरकंटक, ठीक है, यहाँ से जो है आपकी नर्मदा और सोन नदी जो है निकली हुई है, इनका उद्गम स्थल आपका यहीं पे हो जाएगा। बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार जो कि संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार
नागपुर का पठार। ये आईएमपी इसलिए है, ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में, तो इसको नागपुर मत लगाइएगा, इसलिए ये आईएमपी है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो उसका आंसर होता है झारखंड, और पहले ही ऑप्शन दिया रहता है आपका नागपुर महाराष्ट्र, तो वो हम गलत कर देते हैं। और छोटा नागपुर के पठार को क्या बोला जाता है, भारत का रूड़ भी बोला जाता है। तो मोस्ट आईएमपी फैक्ट इसका कि भारत का रूड़ किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किसको बोला जाता है, भारत का रूड़ बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि यह जो है खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। यहाँ पे पूरे खनिज वगैरह जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए ये जो है बहुत ही आईएमपी पठार है, ठीक है, खनिज संपदा के हिसाब से। अब ये तो हो गया छोटा नागपुर का पठार। अब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, है ना। सतपुड़ा की अगर बात करते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी या घने जंगल जो है ये कहाँ पे आते हैं, ये भी आपका एमपी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ धूपगढ़ की चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी हो जाती है, सतपुड़ा के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, और ये एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। एमपी के वीडियोस में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे महादेव पर्वत भी है, ठीक है, जहाँ से ताप्ती नदी भी इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी भी निकलती है, ठीक है। तो ये सतपुड़ा का पठार क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, बात कर लेते हैं कुछ पश्चिमी घाट के, ठीक है। पश्चिमी जो हमारा घाट है उसके कुछ दर्रे हैं, कुछ पासेस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। 4 ठो हैं, वो हम देख लेते हैं, 4-5 ठो। तो पहला देख लीजिए क्या है, थाल घाट। थाल घाट। दूसरे की बात करते हैं तो भोर घाट। भोर घाट। तीसरे की बात करते हैं पाल घाट। पाल घाट। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथा है हमारा सिनकोट। सिनकोट। ऊंचाइयों की बात कर लेते हैं, दर्रे हैं, ऊंचाइयों की बात कर लेते हैं तो ये है लगभग 580 मीटर, देन 520 मीटर, ये है 530 मीटर, और ये है 280 मीटर के आसपास। इनकी जो है लोकेशन करती है, क्वेश्चन आता है तो जैसे इसका है नासिक और मुंबई, ठीक। तो नासिक और मुंबई के बीच का जो मार्ग है वो है थाल घाट है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो है मुंबई और पुणे के बीच में है। मुंबई और पुणे के बीच में है। पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। कोयम्बटूर और कोचीन, ठीक, कोचीन के बीच में है। और ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है सिनकोट। त्रिवेंद्रम और मदुरई, तो ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा है, तो थाल घाट। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंबई और नासिक बहुत ही पास में माना जाता है, तो मुंबई नासिक में लोग थाली लेके ही चले जाते हैं। तो मुंबई नासिक में क्या हो जाएगा, थाल घाट। थाली लेके मुंबई से नासिक चले गए। भोर घाट, अब थाली लेके गए, खा पी लिया, तो अब क्या हुआ, भोर में आ गए, तो भोर घाट में आ गए। मुंबई से पुणे पहुंच गए, भोर हो गई, मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो गई, तो भोर हो गया। अब कोयम्बटूर में पहुंच गए तो कोयल वगैरह हो गई, चिड़िया हो गई, कोचीन हो गई, ये सब इसको पाल रहे हैं। कोचीन जो है सबको पाल रहा है, तो क्या हो गया, पाल घाट क्या हो जाएगा, कोचीन और कोयम्बटूर के अंतर्गत। सिनकोट त्रिवेंद्रम और मदुरई में हो जाएगा सिनकोट। इसकी ट्रिक उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, तो आप इसको याद कर लीजिए। या फिर ऐसा कर लीजिए कि त्रिवेंद्रम में जब हम जाएंगे तो कोट वगैरह पहन के जाएंगे, तो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में हो जाएगा सिनकोट। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब और बात कर लेते हैं, जैसे कुछ पठार है, जैसे दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार जो कि आपका कहाँ हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र राज्य के अंदर क्या हो जाने वाला है, दक्कन का पठार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन का पठार कहाँ है, तो महाराष्ट्र। और ये जो है वेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है।
बेसाल चट्टानों से निर्मित है। कौन सा? दक्कन का पठार। बेसाल चट्टानों से निर्मित हो गया आपका दक्कन का पठार। यहाँ पे जो है काली मिट्टी यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है काली मिट्टी ज़्यादा है। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार की विशेषता है। 3 स्टार क्वेश्चन IMP। काली मिट्टी के लिए ये जाना जाता है। अब कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं आपकी। नीलगिरी की पहाड़ी बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं वो आपके कहाँ? तमिलनाडु में मिलने वाली हैं। तमिलनाडु में आपको मिलने वाली है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है ये? एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, ब्लॉक पर्वत है। अब जो नीलगिरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम देखिए ऐसा बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया बन गया। सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी K2। ठीक, अब नीलगिरी देखिए तमिलनाडु लगभग यहाँ के सेक्शन में है, इधर है ना। तो यहाँ की जो ये ऊंची चोटी है, कौन सी है इसकी ऊंची चोटी? दादो, या फिर दादो बेटा पढ़ो या डोडा बेटा पढ़ो, या तो उसको डोडा बेटा बोलो या दादो बेटा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो है तमिलनाडु की भी ऊंची चोटी है, और ये इंडिया की जो है इंडिया की भी ऊंची चोटी है, और ये जो दक्षिण भारत की है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ये क्या है? दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर की जो है अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है फर्स्ट नंबर की। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर की। लेकिन इंडिया की फर्स्ट की बात करें तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, इसकी ऊंचाई दादो बेटा की लगभग है 2635 के आसपास है। 2635 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। तो ये K2 हो गई इंडिया की फर्स्ट, और साउथ की सेकंड फर्स्ट है दादो बेटा, और पहली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमको कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेंगी आपको? आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के आसपास आपको मिल जाएंगी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। अब जैसा कि बात करते हैं हम कुछ बंदरगाह की बात कर लेते हैं, कि जो हमारे पूर्वी तट हैं भारत के, उसके अंतर्गत कौन कौन से बंदरगाह वगैरह आते हैं। तो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह, ठीक, पोर्ट्स। तो बात कर लेते हैं, पारादीप पहला है। IMP बस मैं बता रहा हूँ। पारादीप कहाँ पे है? ओडिशा। पारादीप ओडिशा में हो जाएगा। दूसरा है आपका कोलकाता। कोलकाता जो कि कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तीसरा जो है आपका विशाखापट्टनम, कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चौथा है एक आपका जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। ठीक, तमिलनाडु के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? एन्नौर, जो कि नया बना हुआ है, एन्नौर। ठीक, और एक और है तूतीकोरिन। तो ये आपके चेन्नई के तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाले हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाले हैं। अब ये तो बंदरगाह मैंने कुछ आपको बता दिए हैं। अब जो है कुछ और बंदरगाह हैं, जो ये तो आपके पूर्वी तट के हो गए। कुछ और बंदरगाह हैं जो कि आपके IMP हैं, उनके नाम लिख लीजिए आपका। जैसे कि 5वां नंबर बना लीजिए, कांडला, गुजरात, क्वेश्चन पूछा जाता है।
छठवा मुंबई तो है ही आपको, ठीक, मुंबई, ठीक, मुंबई का बंदरगाह हो जाएगा आपका। गोवा का क्या हो जाएगा, मारमा गोवा है, मारमा गोवा, ये गोवा के अंतर्गत है। मंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत है, मंगलुरु जो कि कर्नाटक के अंतर्गत है। मैं एक जो बंदरगाह का एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को के लिए बना दूंगा जो कि आईएमपी रहेगा, उसमें पूरी बंदरगाह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोच्चि, ठीक, तो इस टाइप से ये कई बंदरगाह हैं आपके, जो कि ये कोच्चि जो कहाँ पे है, केरल के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऐसे कई बंदरगाह हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब भारत के सिर्फ 2 द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो द्वीप समूह जो हैं वो कौन से हैं, अंडमान है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक। कौन सा हो जाएगा दूसरा आपका, देखिए पहला हो गया अंडमान निकोबार और दूसरा द्वीप समूह जो हो जाएगा, दूसरा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये हो गया आपके 2 हो गए। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा सुन लीजिए स्टोरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। देखिए मैप में समझा देता हूँ मैं आपको, ये इंडिया है, तो यहाँ पे है ये ऐसे ऐसे, ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में आपके स्थित है, ठीक। अब जिनकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और करीबन 247 छोटे छोटे जो हैं द्वीप समूह है, कितने, 247, तो 247 छोटे छोटे द्वीप समूह है। और निकोबार में 19 द्वीप समूह हैं जो कि वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं, इस टाइप से है। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत 19 है और इसमें 247 है अंडमान के अंतर्गत। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। अब अंडमान निकोबार की अगर बात चल रही है तो यहाँ की ऊंची पीक बस देख लीजिए। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पीक है वो है आपका सैंडल पीक। कौन सी हो गई, सैंडल पीक, सैंडल पीक हो गई। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए ये एड़ी के नीचे है यहाँ पे, और लड़कियां सैंडल पहनती है और हाई हील्स आजकल ज़्यादा चल रही है, तो सैंडल पीक जो है यहाँ की ऊंची पीक हो जाएगी। और पोर्ट ब्लेयर भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, तो जो कि केंद्र शासित प्रदेश का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा आपका, पोर्ट ब्लेयर, जो कि आप लोगों को पता होगा। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे ये दार्शनिक स्थल भी है, लोग घूमने भी जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का जो है बंदरगाह हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ जो है चैनल्स, खाड़ी, स्ट्रेट, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये इनको ज़रूर लिखिएगा, याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल, फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल हो गया। फिर उसके बाद ग्रैंड चैनल 10 डिग्री, फिर ग्रैंड चैनल, फिर पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। उसके बाद बात करते हैं पाक की खाड़ी या पाक खाड़ी। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। देन बात करते हैं लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। ये कुछ आईएमपी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी स्थिति पूछी जाती है किन किन के बीच में ये है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, देखो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनकी ट्रिक नहीं है। तो ये है मालदीव और मिनिकॉय, किसके, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा 8 डिग्री चैनल।
और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी हो गई, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय है, सॉरी कॉल नहीं, मिनिकॉय है। 10 डिग्री की बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल क्या है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो 10 डिग्री कहाँ हो जाएगा आपका, छोटा अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार के अंतर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अब ग्रैंड चैनल, बड़ा चैनल आ गया, तो ये आ गया सुमात्रा और निकोबार की मध्य। सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया में, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में। तो सुमात्रा और किस किस के बीच में हो गया आपका, कार निकोबार या फिर सॉरी निकोबार, निकोबार। पाक स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु इंडिया और श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं, बता चुका हूं मैं इसको, श्रीलंका के अंतर्गत आता है ये आपका कौन सा, पाक स्टेट। कोको स्टेट की बात करें तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप, कोको द्वीप और किन के बीच में है, उत्तरी अंडमान के बीच में है, उत्तरी अंडमान। तो याद रखिएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक संधि, फिर से यही मतलब पाक की खाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है, अगेन वही तमिलनाडु में आएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही आएगा। ठीक है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे आएगी, ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही आएगा। तो तमिलनाडु और श्रीलंका, जो कि मैंने बताया हुआ था कि रामेश्वरम के धनुष कोंडी से लेके तलैया मन्नार तक आदम की खाड़ी है, ये वही मन्नार की खाड़ी भी इसको बोला जाता है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है, लक्षद्वीप और मालाबार, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। तो ये 9 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हमने जो कि बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है। समुद्र सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। मोस्ट आईएमपी नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए क्या है कि सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम जो परियोजना है, सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट से जोड़ती है। आईएमपी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट से कौन सी परियोजना जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम इसको जोड़ती है। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं हम अपने यहाँ के ज्वालामुखियों की बात कर लेते हैं, जो इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी माने जाते हैं। तो भारत में बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी 2 हैं, एक है बैरन पहला और दूसरा है आपका नारकोंडा। दूसरा क्या है, नारकोंडा, एनाकोंडा का भाई नारकोंडा। तो 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अब बैरन जो है अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है, बैरन जो है कहाँ पे आता है, अंडमान और निकोबार। और नारकोंडम जो है ये भी आपका, अब देखिए पहले बैरन का समझ लेते हैं। अब बैरन जो है ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें विस्फोट होने की संभावना है, हो सकते हैं, अभी मतलब चालू हालत में है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन नारकोंडम जो है ये जो है सुसुप्त है, यानी कि शांत है, सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एनाकोंडा देखिए मूवी में मर चुका है तो उसका भाई अब शांत रहेगा, तो नारकोंडा जो है शांत रहेगा। लेकिन बैरन, बैरन का मतलब क्या हो गया, बैरी, बैरी पिया होगा। तो जो बैरी लोग होते हैं वो कभी शांत नहीं होते, हमेशा सक्रिय ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने की फिराक में, बैरी पिया ऐसे याद कर सकते हैं। तो बैरन जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले तो कितने ज्वालामुखी, तो 2, बैरन और नारकोंडा। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और पूछी जाती है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी हो जाएगा आपका सक्रिय। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बैरन जो हो जाएगा आपका क्या, सक्रिय। तो ये हमने आज कुछ देखा जो कि पार्ट 2 था भारत के भूगोल का, जिसके अंदर हमने देखा भारत का भौगोलिक स्वरूप देखा। अब जो है
अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे भारत की नदियाँ, भारत की मतलब इम्पॉर्टेंट नदियाँ, सभी नदियाँ नहीं देख पाएंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल, लेंथ, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 के अंतर्गत, जो कि जल्द ही अपलोड होगा। ठीक है, तो इस वीडियोस को आप देखिए, और अब आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फेसबुक जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8815062343। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।